Assalamu alaikum to all of you. It's good to see the former Prime Minister Imran Khan here. PFUJ का बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का यहाँ बोलने के लिए. I'll just take 5 minutes. पहली बात तो ये है कि ये सेमिनार जो है इनको अटेंड करना और बोलना खासा खतरनाक हो चुका है. जो पिछला सेमिनार हुआ था 7 वाले हॉल के अंदर वो करवाया था शोएब शाहीन साहब. पुराने सेमिनार में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने करवाया था, ये PFU ने कराया, शायद कोई थोड़ा लिहाज कर दें. लेकिन अयाज अमीर साहब जिनका सारा हमला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे था, अगले दिन 6 लोगों ने उनकी पिटाई कर दी लाहौर के अंदर. इमरान रियाज खान पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर, उन्होंने तकरीर की थी, वो गिरफ्तार हो गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदालत फिरते रहे बड़ी मुश्किल से. सुपीरियर जुडिशरी ने, मैं इस पर ज़ाती तौर पर इससे वाकिफ़ हूँ कि एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान की जुडिशरी ने इसमें इंटरवीन किया और लाहौर हाई कोर्ट को कहा गया कि आप सैटरडे के दिन ये लगाएं, बिकॉज जुडिशरी ने उसका नोटिस लिया. दिस इज़ हाउ इट हैपेंड. लेकिन वो भी हुआ. खालिद नईम लोधी, अच्छा समी इब्राहिम साहब सामने बैठे हैं, उनको हिजड़े भेजे गए. प्लान ये था कि हिजड़ों को मारते हुए वीडियो बनाई जाए, फिर ये कहा जाए कि इनके खिलाफ एक FIR दर्ज की जाए. लेकिन थैंक्स कि बोल की अपना CCTV फुटेज वहाँ मौजूद थी, जिसकी वजह से वो पुलिस वो FIR दर्ज नहीं कर सकी. और जनरल खालिद लोधी जो हैं, उन्होंने बोला था उनकी पता नहीं पेंशन बंद हो गई है, प्लॉट्स वगैरह जो हैं वो उनके कैंसिल हो गए. अब उसमें शोएब साहब रह गए. मुझे नोटिस आ गए हैं तकरीबन 33 किस्म के, लेकिन मेरे भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है कि सिर्फ नोटिस ही भेजें. तो ये सेमिनार्स जो हैं, अब ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि पाकिस्तान में क्या वजह है. एक बुनियादी क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ. हामिद मीर साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, फ़रतुल्लाह बाबर साहब को मैं देख नहीं सका लेकिन मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ मौजूद हैं. क्या वजह है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी खौफज़दा क्यों हैं? इसका ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया. अंग्रेज़ी में एक स्कूल राइम है, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स विल नेवर हर्ट मी. और इसी के ऊपर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसकी सारी असास जो है वो इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि अल्फाज होंगे सबके. आपको अल्फाज, ओपिनियन और एनालिसिस से अगर डिसएग्रीमेंट है, आप समझते हैं कि गलत है, आपके खिलाफ है, तो आप अपनी दलील, अपना आर्गुमेंट उसके सामने लेकर आएँ. ये क्या वजह है कि आप लोगों को मार देने की कोशिश करते हैं? पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त, अगर हम इसको सीरियसली देखें तो कोई भी कभी भी पाकिस्तान में 1950s से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सिक्योर नहीं थी और उसके रास्ते में हज़ारों सैकड़ों किस्म की मुश्किलात थी. 1980 की दिहाई में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को कोड़े मारे गए, गिरफ्तारियां हुई, पाबंद सलासल हुए. बहुत से लोगों को ये मुल्क छोड़ के यूरोप और बरतानिया में पनाह लेनी पड़ी. ये 1980s में हुआ. 1990s में जब पॉलिटिकल पार्टीज आई भी तो उन्होंने बाय एंड लार्ज जो 80s का कल्चर था उसे उन्होंने कंटिन्यू किया, वो उसमें से नहीं निकल सके. फिर ये भी एक आयरनी और तजाद है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जो था उसने टेलीविजन चैनल्स के थ्रू एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसने आज़ादी दी. ये और बात है कि 2007 में जब उसको खुद चैलेंज फेस हुआ फिर उसने क्रैक डाउन किया, टेलीविजन चैनल्स को बंद किया. लेकिन 2007 के बाद से भी एक यहाँ कन्वेंशन ज़रूर ऐसी रही कि हम ये नहीं समझते थे कि 80 की दिहाई जो है वो वापस आ जाएगी. तो जब हमने देखा कि एक प्रोमिनेंट, ये सही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में भी, उससे पिछली हुकूमतों में भी 2011 में सलीम शहजाद जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें कत्ल किया गया, बाकायदा कत्ल किया गया. उस पर इंक्वायरी बैठी, कुछ मालूम नहीं हो सका. हामिद मीर साहब सामने बैठे हैं. 2014 में इन्हें गोलियां मारी गई, हम सब जानते हैं किसने मारी. इंक्वायरी बैठी, जुडिशल इंक्वायरी टाइप थी, कोई किसी नतीजे पे वो इंक्वायरी नहीं पहुंच सकी. और ये तो यानी उठाया भी गया, मारा भी गया, छतों से लटकाया भी गया, बाल काट दिए गए, मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ दिया गया और ये तमाम सियासी जमातों में होता रहा. लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मैंने अभी देखा है कि इस गुज़श्ता 20 बरस में जब से मैं इसको देख रहा हूँ, किसी हुकूमत ने, किसी रजीम ने उसे लीगली, कानूनी और इखलाकी तौर पर डिफेंड करने की कोशिश नहीं की. ये एक फर्दर डिग्रेडेशन हो गई. यानी उठाया गया, मारा गया, डराया धमकाया गया, लेकिन जब मॉरल प्रेशर बिल्डअप सिविल सोसाइटी की तरफ से, मीडिया की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, ट्विटर क्राउड की तरफ से, तो 12 घंटे में, 14 घंटे में छोड़ दिया गया. और फिर लोगों के अंदर ट्रांसफ़र तबादले हो गए, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, जैसा मतीउल्लाह जान के केस में हुआ कि जिन लोगों ने उठाया था उनकी इंटरनल इंक्वायरी और डिसिप्लिन उनका हुआ, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो गई, उनके कैरियर्स जो है इफेक्ट हो गए. लेकिन इस दफ़ा
जिस तरह से पंजाब के वज़ीर कानून मलिक अहमद ख़ान साहब ने, जो हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आते रहे, हर सहाफ़ी से उनका ताल्लुक़ रहा और हमने उनको बहुत ही एक मयाना रवी और मॉडरेट शख्सियत समझा। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जिस तरह से इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया, जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद की थी, अदालत में आके ये पोजीशन ले ली आईजीपी साहब ने। यानी पिक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं, फुटेज एग्जिस्ट करती है कि राइट एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द इस्लामाबाद मोटरवे जो टोल प्लाजा है वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और पोजीशन ये ले ली गई कि नहीं ये पंजाब में फॉल करता ना, कि आईसीटी की टेरिटरी जो है वो टोल प्लाजा से शुरू नहीं होती। आईसीटी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की टेरिटरी जो है वो टोल प्लाजा के आगे भी एक्सटेंड करती है, तो 5 फुट से तो उसका फैसला जो है वो नहीं हो जाता। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पोजीशन लेने के बाद इमरान रियाज को अटक ले जाया गया। अटक में बड़ी हिम्मत मैं समझता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जिनको पिक करने की ज़रूरत है कि वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो था उस पर कितना दबाव था। उसके बावजूद उसने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस का केस नहीं बनता और उसने कहा मुझे लगता है कि ये साइबर लॉ का केस बनता है। उन्होंने कहा कोर्ट नंबर 28 सेशन कोर्ट पिंडी में भेजा जाए। पिंडी में तो जज साहब की जितनी तारीफ की जाए, चौधरी परवेज खान साहब की जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आप अंदाज़ा लगाएं कि पिंडी में थे वो, ऑफ ऑल द प्लेसेस वो पिंडी में थे। उसके बावजूद उन्होंने, ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है ये जुडिशरी के लिए और लीगल कम्युनिटी के लिए। और एफआईए के जो एडिशनल डायरेक्टर आए उन्होंने कहा एफआईए का केस नहीं बनता, एफआईए इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके बाद परवेज खान ने, जो जज थे, मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने 7 में से 5 जो सेक्शंस या चार्जेस थे उनको उन्होंने ड्रॉप किया और वापस अटक के हवाले कर दिया। रात के 12 बजे इमरान रियाज को पुलिस लेके पहुंची और बाय द टाइम 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस जो थी वो वहाँ मौजूद थी, जिसमें चकवाल भी था, जिसमें लाहौर भी था, जिसमें गुजरांवाला भी था, जिसमें टोबर टेक सिंह भी था। तो जब वहाँ वो उसको लेके गए और वहाँ ही उसको उस सेल में बंद किया जिसमें केमिकल ड्रम थे, शायद उसका उस पर इफेक्ट हुआ है, क्या हुआ है ये बात बहुत अजीब है कि जिस किस्म के सिम्टम्स और साइन उसमें इस वक्त हेल्थ के आ रहे हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह, वो क्यों हो रहे हैं। बहरहाल तो जो 2.5 घंटे की समात थी अटक में, जो तनवीर असगर हैं जुडिशल मैजिस्ट्रेट, उन्होंने जो 8 पेज का डिसीजन लिखा वो पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ये वही डिसीजन है, शोएब साहब से मशवरा करने के बाद, अनवर मंसूर खान से मशवरा करने के बाद, ये वही डिसीजन था अटक के तनवीर असगर साहब का जो मैंने सुपीरियर जुडिशरी को भेजा और मैंने उन्हें कहा कि देखें द लोअर जुडिशरी हैज़ ऑलरेडी टेकन अ पोजीशन ऑन दैट इशू। और उन्होंने ये कहा कि ये केस बिल्कुल भी गिरफ्तारी का केस नहीं बनता, इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, इस पर ये शख्स नहीं लगती हैं, मैं किसी किस्म का फिजिकल रिमांड इमरान रियाज खान का नहीं दे सकता। ये कह के उन्होंने भेजा चकवाल में। चकवाल में इतनी बदमाशी की गई, इतनी अथॉरिटेरिज्म थी कि मैजिस्ट्रेट को केस सुनने नहीं दिया गया, उसकी अदालत जो थी उसको लगने नहीं दिया जाता था। बहरहाल उसके बावजूद उसको भी फिजिकल कस्टडी मांगी गई, उसने फिजिकल कस्टडी देने से इनकार कर दिया। तो जुडिशरी, जो लोअर जुडिशरी है, उसने पहली दफ़ा ये साबित किया कि उसकी एक स्पाइनल कॉर्ड है और कितना प्रेशर था, क्योंकि प्लान तो यही था कि 1-1.5 महीने तक आपको 18 FIR भुगतनी है और ईद पे घर जो है वो नहीं जाने देना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक हुकूमत के जिम्मेदार लॉ बैरिस्टर का डिफेंड करना है इस कंडक्ट को, ये मुझे लग रहा है कि एक फर्दर हम एक स्टेप डाउन, एक नॉच डाउन चले गए हैं। और इस पे पीपल्स पार्टी को, PMLN को, PTI को, सिविल सोसाइटी को, लीगल कम्युनिटी, सबको सोचने की ज़रूरत है कि आप एक गलत इकदाम को, एक तारीख कदम को आपने डिफेंड कर दिया है, कानूनी डिफेंड कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंड कर दिया ये। हैविंग सेड दिस थिंग, 5 ही मिनट मैंने लेने थे। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी और इससे पिछली हुकूमतों में भी मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर थे। ये सही है, ना PMLN ने किसी सहाफ़ी को उठाया, ना पीपल्स पार्टी ने किसी सहाफ़ी को उठाया, ना PTI ने किसी सहाफ़ी को उठाया तो जिन्होंने सही, लेकिन तमाम हुकूमतें मुख्तलिफ किस्म के गलत कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए उसको डिफेंड करती रहीं। खान साहब की हुकूमत जो है उस पर भी बड़ा प्रेशर था। फवाद चौधरी साहब मसलसल पीका एमेंडेड ऑर्डिनेंस, पहले तो नून लीग ने पीका ऑर्डिनेंस बनाया जो बड़ा फ्लॉड ऑर्डिनेंस था, उस वक्त भी उसकी बड़ी खप पड़ी, शोर मचा, PFUJ के प्लेटफॉर्म से उस वक्त भी उसकी मजम्मत हुई। फिर फवाद चौधरी साहब पीका एमेंडेड ऑर्डिनेंस 2016 को डिफेंड करते रहे। वो तो बड़ी मेहरबानी है अतरल्ला जस्टिस, चीफ जस्टिस अतर बनल्ला की, कि उन्होंने इसको शूट डाउन कर दिया, वरना वही पीका एमेंडेड ऑर्डिनेंस जो है उसमें इस वक्त हम सबके खिलाफ इस्तेमाल होना था। और जो इस्तेमाल हुआ है उससे ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि जो भी कानून बनता है उसके अंदर सेफ गार्ड्स नहीं है। अगर सेफ गार्ड्स होते हैं, क्योंकि हर लॉ जो दुनिया में कहीं पर भी बनता है उसमें सेफ गार्ड्स रखे जाते हैं, और यहाँ पे चूंकि बेतहाशा बुकला मौजूद हैं, वो समझते हैं कि सेफ गार्ड क्या चीज़ होती है ताकि वो कानून का मिस यूज़ ना हो सके। लेकिन
لیکن پاکستان میں جو بھی قانون بنتا ہے اس کے اندر افیکٹو سیف گارڈ نہیں ہوتے اور اس کا مس یوز ہوتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھیں, ہمیں بتایا گیا کہ پیکا ملک کی سلامتی کی خاطر, ملک کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں قومی سلامتی کے لیے, لیکن آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو پیکا ایمینڈڈ آرڈیننس کے تحت ان پہ چارجز لگائی گئی, اس میں سے کوئی بھی ملکی سلامتی کا تو کوئی ایشو جو ہے وہاں پہ نہیں تھا. تو آئی ول فنش بائی سیئنگ دس تھنگ کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام سیاسی جماعت ایک اس کا یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا, میں نے شاید اسی وجہ سے شاید چھوڑ بھی ہے مجھے کہ میں یہ دیکھیں یہاں ایک سیاسی جماعت اس اتھارٹیرینزم کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. مجھے کم از کم میری جو 2 پینس اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم کی اتھارٹیرینزم کا مزاج جو ہے ہمارے انتظامی ڈھانچے کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہے, کوئی ایک سیاسی جماعت خواہ وہ 2/3 میجورٹی بھی لے سکتی ہو, وہ بھی اس اتھارٹیرینزم کو سنگل ہینڈڈلی ہینڈل نہیں کر سکے گی. یہاں ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جماعتوں کے درمیان. اب وہ کنسنسس بڑا مشکل اس لیے ہے کہ بڑی پولرائزیشن ہے, تو جو بیئر کامن, جو سب سے چھوٹے چھوٹے جن چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو سکتی ہے, کامن ڈینومینیٹر, وہ کامن ڈینومینیٹر کو پک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک کامن ڈینومینیٹر فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جس کے اوپر ان جماعتوں کو آپس میں ایک کمیٹی قائم کرنی چاہیے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پہ. میں نہیں کہہ رہا ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پہ, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں. وہ سینٹ میں بھی ہو سکتی ہے, وہ سینٹ کے باہر بھی ہو سکتی ہے, جہاں یہ کہیں کہ ہم کھڑے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے اور ہم اتھارٹیرینزم جو ہے نہیں ہونے دیں گے. ہر قسم کی اوپینین اور ہر قسم کے انالیسس کی اجازت ہوگی. تھینک یو سو مچ.